आईटेल प्रेजेंट्स देश का मूड को पावर्ड बाय एशियन पेंट्स एंड बैंक ऑफ इंडिया। आज चुनाव हुए तो क्या होगा, ये बड़ा फंतासी वाला फैंटेसी वाला सवाल लगता है। आज चुनाव होने नहीं वाले हैं, लेकिन ये सोचने का आनंद बहुत है। हम जब पत्रकार के नाते, रिपोर्टर के नाते फील्ड पर जाते हैं तो मिलने वाले लोग ये पूछते हैं कि भाई साहब, देश का मूड क्या है, माहौल क्या है, किसका जनाधार बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देश की जनता क्या सोच रही है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में देश की जनता क्या सोच रही है, विपक्ष के अन्य नेताओं के बारे में देश की जनता क्या सोच रही है, सरकार का जो कामकाज है उस पर जनता का रुझान कैसा है, और क्या जनाधार में कोई शिफ्ट है, क्या कुछ वोट इधर से उधर जा रहे हैं, क्या कोई शिफ्टिंग हो रही है। इसको समझने का बड़ा एक अच्छा जरिया है ये जो फंतासी वाला सवाल है। इसे समझने का जरिया साल में 2 बार हमें मिलता है, क्योंकि इंडिया टुडे ग्रुप मूड ऑफ द नेशन सर्वे करता है, देश का मूड क्या है ये बताता है। तो वो सर्वे के नतीजे आ गए हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में ये सर्वे हुआ, साल में 2 बार होता है। उसके जो बड़े की फाइंडिंग्स हैं उस पर हम बात करेंगे आज। मेरे साथ मेरे 2 संपादकीय साथी अभिनव और निखिल, जिन्हें आप लल्लन टॉप पर देखते रहते हैं, मेरे साथ हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सर्वे का सैंपल साइज़ क्या था। ये सर्वे 15 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में किया गया। ये ध्यान रखिए कि हालिया जून में आए लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ये पहला मूड ऑफ द नेशन है, और ये इस लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, वो सरकार बनने के बाद आया पहला मूड ऑफ द नेशन है। तो इस समय देश का मिजाज मौजूदा एनडीए सरकार के कामकाज को लेकर के, और विपक्ष से जो अपेक्षाएं हैं उसको लेकर के, नेताओं की लोकप्रियता को लेकर के देश की जनता क्या सोच रही है, उस पर ये सर्वे है। इसमें 543 लोकसभा सीटों के, सभी लोकसभा सीटों के 40,591 लोगों से बात की गई है। साथ ही सी वोटर जिसने ये सर्वे कंडक्ट किया है, सी वोटर का जो वीकली ट्रैकर होता है, डिजिटल ट्रैकर, उसके जरिए 95,872 लोगों के इंटरव्यूज़ का डेटा भी इसमें शामिल किया गया है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो आंकड़ा करीब 1.5 लाख के लमसम होता है, 1,36,000 के लमसम होता है जो इसका सैंपल सर्वे साइज़ है। ये सभी 543 लोकसभा सीटों से जुड़े, कोई भी सीट नहीं छूटी है जिसमें लोगों से बात ना की गई हो। की फाइंडिंग्स, इसकी नेशनल पिक्चर पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने साथियों के पास चलूँगा जिनके पास इसके विस्तृत ब्यौरे हैं। पहले ये सामने आया है इसमें सबसे पहली चीज़ कि अगर आज चुनाव हो तो एनडीए को 44%, ध्यान से सुनिएगा, एनडीए को 44%, इंडिया ब्लॉक को 40% और अन्य को 16% वोट मिल सकते हैं। अगर सीटों में इसको तोड़ें इस वोट फीसद को, तो एनडीए को 299 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें मिल सकती हैं, और अन्य के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। निखिल, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए उससे बहुत अलग नहीं है पिक्चर। अभी एनडीए की 293 सीटें हैं, इंडिया ब्लॉक की 234 सीटें हैं। तो एनडीए को अगर एमओटीएन के हिसाब से जाएं तो 5-6 सीटों का फायदा हो रहा है, और इंडिया ब्लॉक को 1 सीट का नुकसान हो रहा है अगर एमओटीएन के हिसाब से देखें उसको। राइट। और ये भी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे आपने नेशनल पर्सपेक्टिव अभी बताया, इस सर्वे के जो प्रोजेक्शंस हैं, जब आप राज्यों में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बाय एंड लार्ज एक कंसोलिडेशन मिलेगा 2 बड़ी पार्टीज़ में। या तो बीजेपी को भी कई जगह फ़ायदा होता हुआ दिखेगा आपको, कांग्रेस को भी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। तो ये सर्वे इन दोनों पार्टीज़ के लिए कोई नई न्यूज़ लेकर के नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी, आप देखिए बीजेपी का अब जब 4 जून के नतीजे आए तब से लेकर अब तक के जो नैरेटिव है, कम से कम जो प्रकट तौर पे बीजेपी के लोग कहते हैं या सरकार के मंत्री कहते हैं, वो कंटिन्यूटी की बात रखते हैं। तो उनको ये नतीजे कंटिन्यूटी में नज़र आएंगे। अगर आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि अब एक रिसर्जेंस का टाइम है, हमारा जो बुरा वक्त था वो पीछे चला गया और अब हम चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं। तो उनके लिए भी यहाँ जो ये 6 सीटें बढ़ी हुई दिखा रहे हैं कि 99 से कांग्रेस अगर आज हो जाए अगर वोटिंग, तो फिर 106 लेकर के आ जाएगी, तो कांग्रेस को भी कंटिन्यूटी में नज़र आएंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने देखा था, जिनको हम अन्य बोल देते हैं, या जो 2 बड़े आपके कोलिशंस हैं, एनडीए और कांग्रेस की, जी हाँ, इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस के लिए ये चीज़ थोड़ी सी चिंता की बात होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस वो अलायंस है जिसके अंदर बड़े क्षेत्रीय दल हैं।
कोalition अगर आप पार्टी के नंबर के हिसाब से देखेंगे तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टीज ज़रूर एनडीए में है, लेकिन जो हाँ, इंडिया में डीएमके जी है हाँ। और समाजवादी पार्टी मतलब है। जो पार्टीज ऑफ कॉन्सिक्वेंस मैं उनको कहता हूं कि जो विपक्ष में हैं लेकिन उनके पास में या तो वो किसी स्टेट को रूल करती हैं, बड़े मतलब रिसोर्सफुल स्टेट को, हम तमिलनाडु को उसमें गिन सकते हैं, वेस्ट बंगाल को हम उसमें गिन सकते हैं, इस तरह के उनके पास एलाइज हैं, तो एलाइज को यहाँ पे हल्का हिट है। बाकी हम जैसे जैसे सर्वे में और आगे जाएंगे इसमें बड़े और दिलचस्प आपको ट्रेंड मिलेंगे, स्पेशली जो नेताओं के और पार्टियों की पॉपुलैरिटी को लेकर के जिस तरह की बातें सर्वे में निकल के आई हैं। एक चीज है कि नरेंद्र मोदी रिमेन्ड द ओवरवेलमिंग फेवरेट विद 49% ऑफ रिस्पोंडेंट्स चूजिंग हिम एज द नेक्स्ट लीडर। 49% लोग अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने नेता के तौर पर भरोसा जताते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी को 22.4% लोगों ने अपने नेता के तौर पर चुना है। इसमें मेरा ख्याल है अगर हम पिछले एमओटीएन से इसको कंपेयर करेंगे, अभी एग्जैक्ट मेरे पास डेटा नहीं है, तो संभवतः जो अन्य विपक्ष के दूसरे नेता थे और राहुल गांधी, उनके बीच में अंतर कम हुआ होगा। ये हो सकता है क्योंकि माफ कीजिएगा, अंतर बड़ा होगा क्योंकि राहुल गांधी का थोड़ा बड़ा हुआ मतलब उस वो आर्ग्यूमेंट वही फॉलो कर रहा है कि 4 जून के बाद से हम देख रहे हैं कि एक क्लैरिटी वापस आ रही है, मतलब एक बाइपोलैरिटी की जो बात होती थी इंडियन पॉलिटिक्स में, उसको क्योंकि कांग्रेस का अपना प्रदर्शन बढ़िया रहा। वो डेटा है मेरे पास अभी मिला कि वो पिछले बार के मुकाबले 8 पॉइंट का राइज है राहुल गांधी के पॉपुलैरिटी में सेम पीरियड पे जो एमओटीएन पिछले बार का मूड ऑफ द नेशन से जो हम कंपेयर करते हैं, यानी पिछली बार 22 में से 8 घटा दीजिए, 22.5 में से उतने प्रतिशत जो है लोग उनको नेता मान रहे थे, इस बार वो 22.5%। और मेन ये है ना कि जैसे अभिनव और बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो मतलब जिसको कहते हैं कि उनका पॉलिटिक्स पे ज़्यादा और मैं अपने से बेहतर उनके समझ मानता हूँ। लेकिन इससे पहले क्या होता था कि जितने बॉक्सिंग मैचेस हम देखते थे, 2 प्रधान लीड, ठीक है कि ओवरवेलमिंग जो पॉपुलैरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर की थी है, अभी तक तो एमओटीएन में भी नज़र आ रहा है और वो हम इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी देख रहे हैं, राहुल गांधी ने थोड़ा उसको कवर किया है। लेकिन इससे पहले 4 जून से पहले तक के कोई भी, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो नैरेटिव की लड़ाई हो, राहुल गांधी कभी ना +1 लेकर के नहीं निकल पाते थे। लेकिन जब से ये रिजल्ट्स आए, स्पेशली जो पहला सेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसमें ये देखने के लिए मिला कि एक जो विटामिन पी जिसको हम कहते हैं, विटामिन पावर, उसके बाद में राहुल गांधी की अपने उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हमको बूस्ट होते हुए दिखा है, जिस तरह से उन्होंने खुद को प्रेजेंट किया है, और वो चीज शायद उनकी पॉपुलैरिटी में रिफ्लेक्ट करेगी। अभिनव बेहतर अभी हम नेशनल पिक्चर पे अभिनव आएंगे, मतलब चूंकि मेरे प्रोड्यूसर भी मुझे इशारा करें, नेशनल पिक्चर पे एक बार फिर से आएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा बज उसको लेकर के होता है राहुल विपक्षी नेताओं में सबसे आगे, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है, सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन है देश का, मूड ऑफ द नेशन, देश के मूड के मुताबिक, उस पर भी आएंगे। अब तक के भारत के इतिहास में सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री का सवाल जब पूछा गया लोगों से, तो लोगों ने किसे चुना, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे भी आएंगे। पर पहले चुनावी राज्यों की ओर चलते हैं। अभिनव, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र, इन राज्यों में चुनाव नजदीक है, 3 राज्यों में घोषणा भी हो चुकी है तारीखों की। किसी एक राज्य से शुरू कीजिए इनमें से। देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो सबसे नज़दीकी राज्य हमारे जहां हम खड़े हैं, हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस बीते दिनों में काफ़ी अच्छा करती नज़र आई है। उसकी 2-3 वजहें रही। एक तो सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो लोकसभा चुनाव में भी दिखी, और उसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे हैं, खास करके रोजगार को लेकर, खास करके जो ऑनलाइन सब कुछ चीज़ें हुई उसमें लोगों को दिक्कतें आई, या फिर जो किसान आंदोलन हुआ, या फिर जो पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ, ये सब कुछ एक मिला करके एक मुद्दों का डेटा पहले बता दीजिए फिर हम। हाँ, लेकिन फिर वो डेटा में रिफ्लेक्ट करता है। 2024 में जब रिजल्ट आता है तो 5 सीटें, 5 सीट बीजेपी को, 5 सीट कांग्रेस को मिलती है। लेकिन अब आज की डेट में जो ये सी वोटर का सर्वे है, ये कहता है कि आज चुनाव हो जाए तो 6 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और 4 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, यानी 1 सीट का नुकसान यहां लोकसभा में होता दिख रहा है। अब जो ये आंकड़ा था, जो ये सीट वाइज था, जो पिछली बार लोकसभा का भी रिजल्ट आया कुलदीप, तो उसमें जब विधानसभा वार तोड़ के उसको देखा गया तो 44 सीटों पर बीजेपी आगे थी, 42 सीटों पर
कांग्रेस आगे थी, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे थी, तो वो भी एक तरीके से आप कांग्रेस के खाते में जोड़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था, एक इंडिया गठबंधन का चुनाव था। एक महत्वपूर्ण बात जोड़नी इसमें जरूरी है कि ये जो मूड ऑफ द नेशन राज्यों पे हम बात कर रहे हैं, ये विधानसभा के संबंध में नहीं है। हाँ। उन राज्यों की लोकसभा सीट के संबंध में ही है। भले ही वहां पर अभी इलेक्शन स्टेट्स हैं, वहां चुनाव होने हैं, और लोकसभा सीटों को लेकर के जो संतोष या असंतोष है उसकी व्याख्या विधानसभा चुनाव के नजर से करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन ये डेटा जो है वो लोकसभा का है। इसमें एक महत्वपूर्ण डेटा है हरियाणा का, मेरे सामने है, जिसमें हरियाणा के सांसदों के प्रदर्शन के बारे में जब पूछा गया लोगों से, तो जो 1,36,000 रेस्पोंडेंट्स हैं सी वोटर और इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के, उसमें से 38% ने कहा कि वो उनके काम से असंतुष्ट। नहीं, ये जो 1,36,000 का सैंपल है पूरे देश का है। हाँ, पूरे तो देश ये सिर्फ हरियाणा के सांसदों हरियाणा में जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनमें से 38% ने कहा कि वो हरियाणा के सांसदों के काम से असंतुष्ट हैं। 29% ने कहा कि वो संतुष्ट हैं। कुछ हद तक संतुष्ट 21% हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी है। अच्छा, ये ऐसा, इससे कुलदीप कुछ समझ में नहीं आता कि ये अगर पोलिंग हो जाए, जैसे क्या होता है कि आप किसी राज्य में जैसे चुनाव होने जाता है ना, तो आप पूछेंगे सबसे सीएम के रेस में पहले नंबर पे कौन है, तो जो मौजूदा सीएम रहेगा ना, जैसे छत्तीसगढ़ में था, जब आता था कि सीएम के पसंदीदा सबसे भूपेश बघेल उसमें आगे नंबर 1 रहते थे। जो अभी मौजूदा सीएम, उनका दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, कोई चर्चा नहीं थी, खैर उसमें तो बात ही नहीं होती थी। तो ये इस तरह के सवालों से जो है ना थोड़ा समझ में कम आता है। अब जैसे ये कि असंतुष्ट हैं, फिर थोड़े संतुष्ट हैं और एक संतुष्ट हैं, तो इसमें आप जो थोड़े संतुष्ट और संतुष्ट मिला लेंगे तो वो संख्या थोड़ा ज्यादा हो जाती है। विधायकों के प्रदर्शन का भी डेटा है। अच्छा, इसमें और विधायक हरियाणा के विधायकों के प्रदर्शन पर जब हरियाणा के रिस्पोंडेंट से पूछा गया तो उसमें से 40% ने कहा कि वो असंतुष्ट हैं, 33% ने कहा कि वो संतुष्ट हैं, और कुछ हद तक संतुष्ट वाले 20% लोग हैं। वो जो एंटी इनकम्बेंसी की मैं बात कर रहा था कि हरियाणा एक मुश्किल टर्फ है क्या, हम अक्सर इस बीच के जो चुनावी विश्लेषण है उसमें बार बार ये देख रहे हैं कि इस बार जो हरियाणा की विधानसभा चुनाव की लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगी। केक वॉक तो कम से कम नहीं होगी। कांग्रेस वहाँ पर गेन करते हुए दिखेगी, ऐसा कई एनालिस्ट अपने अखबारी लेखों में या टीवी पर विश्लेषणों में ऐसा दावा कर रहे हैं। जो ज़मीनी होगा, अभी चुनाव में थोड़ा सा समय है, हमारी टीमें वहाँ जाएंगी ग्राउंड रिपोर्ट करने, तो वो हम आपको दिखाएंगे। उसकी ये जो ऐसा अनुमान या दावा किया जा रहा है, उसकी वजह जो सबसे पहली दिखती है कुलदीप, वो है लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा चुनाव में जब वोट पड़ता है तो जो कांग्रेस गठबंधन है उसको 47.61% वोट मिले थे उस समय, और माफ कीजिएगा 45.8% वोट मिले थे, और एनडीए को 44.2। तो ऑलरेडी वहां पे पिछड़ती वोटों के मामले में नजर आई थी जो बीजेपी है, और जो अन्य के खाते में वोट गया वो भी आते आते जब विधानसभा चुनाव आएगा ना, तो कुलदीप इसमें देखेंगे कि ये एकदम से अब हरियाणा जो है ना बाइपोलर स्टेट होने जा रहा है। जैसे गुजरात है, जैसे मध्य प्रदेश है, खैर गुजरात अब अलग हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी की वहां एंट्री हो गई, मध्य प्रदेश या राजस्थान है। अब तक क्या था कि वहां पे हरियाणा में जो आईएनएलडी हो गया, जेजेपी, मतलब एक अलग स्टेक फोर्स रहती थी। लेकिन आप देखेंगे अगर इसको एक बड़ी सफलता कांग्रेस का, खासकर उत्तर भारत के अगर किसी भी राज्य में सबसे बड़ी सफलता आप देखेंगे तो हरियाणा में मिली है कि एक जो क्षेत्रीय पार्टी थी आईएनएलडी, वो और दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी उभरी जेजेपी, दोनों को लगभग शून्य पर ला करके एक अपने मजबूत के तौर पे स्थापित हो गई। ये एक तरीके की ऐसी चीज है कि आप समझिए कि यूपी में कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी को जीरो कर दे और खुद सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। ये चीज यहाँ पे हरियाणा में एटलीस्ट करने में कामयाब रहे हैं। तो यहाँ पे बीजेपी, ऐसा नहीं है कि एक तरफा होगा बीजेपी, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, ये सब अनुमान है। लेकिन यह है कि यहाँ पे बहुत अच्छी लड़ाई होगी, क्योंकि देखिए अब जब ये 6 सीटें दे रहे हैं, पहले 5-5 था, अब ये सर्वे कह रहा है कि लोकसभा की 6 सीटें एनडीए के पास जा सकती, इंडिया के पास जा सकती। तो इसमें जो वो कुरुक्षेत्र वाली सीट है जहां से जिंदल जीते हैं, उस सीट पे हो सकता है कुछ उलटफेर हो जाए, क्योंकि वहां पे बहुत टफ फाइट थी, क्लोज फाइट थी, और आम आदमी पार्टी के खाते में वो सीट थी। सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे, आईएनएलडी को वहां 80,000 वोट मिले, जो अगर आज चुनाव हो तो संभवतः वो फिर बाइपोलर में बदल जाए और तब स्थिति दूसरी हो जाए। लोकसभा चुनाव में तो बहुत समय है। विधानसभा के लिहाज से एक और महत्वपूर्ण डेटा,
वो ये है कि नायब सिंह सैनी, जिनको मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में अपना उत्तराधिकारी चुना, उनके मुख्यमंत्री का प्रदर्शन अब तक कैसा है। जब ये पूछा गया तो इसमें 40% लोग कह रहे हैं कि हम मौजूदा मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काम से असंतुष्ट हैं। 40% लोगों ने थम डाउन किया है नायब सिंह सैनी के काम को। 22% लोगों ने हालांकि कहा है कि उनके काम से संतुष्ट हैं। 19% ने कहा है कि वो कुछ हद तक संतुष्ट हैं। ये फिर से बता दें कि ये एक सर्वे का नतीजा है जिसका नाम है मूड ऑफ द नेशन, जिसको इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर मिल करके करते हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की ओर चले हम जल्दी। एक चीज संक्षेप में कह लीजिए। एक चीज ऐड करना होगा। कई राज्य हैं, चुनावी राज्य हैं। इस पे ऐड कि हरियाणा में जो है ना, मुझे लगता है ये सर्वे करना या रिपोर्टिंग करना टफ है। नहीं, टफ नहीं है, आसान है। अच्छा, हरियाणा का जो वोटर है ना, वो बिल्कुल वोकल है। वो आपको कभी गोल गोल नहीं घुमाएगा, कुछ नहीं, जो मन में है वो सामने है। जैसे क्या है कि बाकी जगहों पे, ये खास करके हमारे यूपी बिहार में, कि बोलेगा कुछ, सोचेगा कुछ, करेगा कुछ। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। जो बोलेगा वही सोचेगा, वही करेगा। इब बेरा पाटेगा टाइप से उसका मामला रहता है। तो हरियाणा वाले बहुत क्लियर रहते हैं, एकदम जो कहते हैं वो उसी दिशा में कर देते हैं। बेरा पाटेगा अभी कुछ दिनों में, क्योंकि चुनाव होने ही वाले हैं। महाराष्ट्र की ओर चलें निखिल। महाराष्ट्र में मेरे सामने अभी जो पहला आंकड़ा आया है वो ये है कि सांसदों के प्रदर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के सांसदों के प्रदर्शन से 32% लोग संतुष्ट हैं, 22% कुछ हद तक संतुष्ट हैं, और असंतुष्टों की संख्या फीसदी जो है वो 22% है। महाराष्ट्र का और क्या क्या डेटा है, पहले एक बार डेटा बता दीजिए, फिर अपन बातचीत करते हैं। मैं आपको डेटा देखिए, आफ्टर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र ही है हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में। अगर सांसदों के नंबर के हिसाब से 48 सीट होती है तो बहुत बड़ा स्टेट है। और अभी अगर चुनाव होते हैं तो लोकसभा सीटें मिली थी बीजेपी को 9, जो 4 जून को नतीजे आए थे, और यदि चुनाव हो जाते हैं अब तो एमओटीएन का प्रोजेक्शन कहता है कि 12 सीटें, यानी बीजेपी का कॉन्फिडेंस लौटेगा अगर वो इस सर्वे को देखेंगे तो। फिर उसके बाद आप आ जाइए, जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे गुट, और एनसीपी अजित पवार गुट है ना, यहाँ पे इन दोनों पार्टीज में स्प्लिट हुआ था। इनका लोकसभा में इनका प्रदर्शन एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही दिख रहा है कि पिछले बार 8 सीटें लेके आए थे मिलकर के, अब ये 6 सीटों पर आ रहे हैं। और एनडीए का टैली क्या हो रहा है, 17 से 18 पे जा रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा फर्क आ नहीं रहा है। और जैसे इलेक्शंस के पहले लोग कहते थे कि आप 4 जून को रिजल्ट्स देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ओरिजिनल शिवसेना कौन सी है लोगों की नज़र में और ओरिजिनल एनसीपी कौन सी है लोगों की नज़र में। तो वो चीज़ यहाँ एमओटीएन के प्रोजेक्शन में कम से कम देखने को मिलती है कि वो और मतलब वो कंसोलिडेट होगा। उसके बाद फिर आप आइए, कांग्रेस को 13 सीटें मिली थी, 16 सीटों पर एमओटीएन का प्रोजेक्शन उनको लेके जा रहा है। एनसीपी शरद पवार और उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है 17 से 14 पे आ रही है। तो इंडिया अलायंस 30 पे था, 30 पे है, 30 पे है के बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि जब इलेक्शंस के पहले हम लोग महाराष्ट्र में थे तब कैंडिडली जब लोगों से बात करते थे, पॉलिटिशियंस को भी मिलते थे, तो लोग बोलते थे कि ये जो इंडिया अलायंस है या वहाँ पे महाविकास अघाड़ी है, उसमें सबसे वीकेस्ट लिंक कहा जाता था कांग्रेस को। कि अगर लोग पूछते थे कि आपने इतनी सारी सीट्स लड़ने के लिए क्यों ले ली, आपने क्यों नहीं उद्धव ठाकरे को कुछ सीट्स और दे दी, क्यों नहीं शरद पवार थोड़ी ज़्यादा सीट्स पर लड़ते, आप हारने वाले हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स आए, कांग्रेस ने अपने तमाम आलोचकों को और तमाम जो राजनीतिक टिप्पणीकार थे उन्हें गलत साबित किया, और कांग्रेस बीजेपी से ज़्यादा सीट्स लेकर के आई महाराष्ट्र के अंदर। वो 13 सीट्स लेके आई, बीजेपी 9 पे रह गई। और तब लोगों को लगा कि वाकई ये जो चीज़ कही जा रही थी कि जिस तरह से सरकार गिरी है, जिस तरह से दोनों पार्टीज में स्प्लिट हुआ है, उसको लेकर के लोगों की नाराज़गी दूर नहीं हुई है। और जिस स्पेशली बीजेपी का जो प्रदर्शन था उसको देख कर के लगा कि कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि अगर इन दो पार्टीज़ में स्प्लिट हुआ है तो ये पार्टीज़ ग्रेविटी से नहीं टूटी हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स का प्रेशर था और वो बीजेपी को फिर उसने नुकसान किया वहाँ पे। तो अभी एमओटीएन के अगर आप हिसाब से एमओटीएन का जो प्रोजेक्शन है वो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ को जानने में इंटरेस्ट है कुलदीप पर्सनली, वो क्योंकि शायद इन्होंने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का ध्यान रखते हुए डेटा टैबुलेट किया है कि जो अदर प्लेयर्स हैं महाराष्ट्र के, वो क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी और अगर वो ऐसा इलेक्टोरल फाइट में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में उतरते हैं तब वो क्या करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में स्पेशली आप वेस्टर्न महाराष्ट्र जाएंगे, मराठवाड़ा जाएंगे, वहाँ पे अलायंस पॉलिटिक्स इज अलाइव इन किकिंग, मतलब वो अच्छे से होती है, गठबंधन की राजनीति बढ़िया, मतलब एक अघाड़ी का प्रदेश है वो। जी, अघाड़ी का प्रदेश है। और वेस्टर्न महाराष्ट्र में कुलदीप पढ़ाई लिखाई
जैसे जिस आंदोलन से एनसीपी निकली है, रैयत शिक्षण संस्थान, वो सेंचुरीज से एडुकेशन पे और कोऑपरेटिव मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो पुरोगामी उसको क्षेत्र बोलते हैं महाराष्ट्र का, जो ब्रिटिश रूल में महाराष्ट्र रहा, तो वो लोग उस लेवल पे सोच लेते हैं। आम किसान की भी मैं बात कर रहा हूँ, वो कोलिशन के बारे में आपको बात करते हुए मिलेगा, कोऑपरेटिव के बारे में, उसको अपनी खेती के बारे में जानकारी होगी, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है और एक कोऑपरेटिव स्पिरिट है, इसलिए वहाँ पे गठबंधन सक्सेसफुल होते हैं। हमें ये देखना होगा कि अगर ये तो एमओटीएन में कंटिन्यूटी नजर आ रही है, लेकिन जब महाराष्ट्र के इलेक्शन अनाउंस होंगे तब कौन लोग कोलिशन में आएंगे और कौन लोग जाएंगे। जैसे सांगली में विशाल पाटिल लास्ट में अकेले खड़े हुए थे, उन्होंने हराया, उन्होंने महाविकास आघाड़ी के भी कैंडिडेट को हराया, लेकिन फाइनली उनके बारे में कहा जा रहा है कि ही इज गोइंग टू बी बैक इन द फोल्ड। राजू शेट्टी को आप हाथ कनंगने में नहीं बैठा पाए, इस बार क्या आप उनसे कुछ बात कर सकते हो, कोई समझदारी पैदा कर सकते हो, ये हमको पता चलेगा। मनोज जरांगे पाटिल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं। महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स का टॉप ब्रास हु आप किसी लीडर का नाम लीजिए, एक बार जाकर के शीश नवा के आते हैं मनोज जरांगे के, उनसे मिलते हैं, पिक्चर खिंचाते हैं, अगले दिन अखबार में छपवाते हैं अपने मीडिया में जो दोस्त हैं उनके थ्रू। तो हमको ये और मनोज जरांगे पाटिल से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने लल्लन टॉप से कहा था कि मैं ये लोकसभा तो मैं आई एम गोइंग टू वेट आउट, लेकिन मैं विधानसभा के जब इलेक्शंस होंगे तब मैं पार्टी फ्लोट करूंगा और तब मैं इनको बताता हूँ। ये जो डेटा है कुलदीप, इस पे अगर आप कुछ बता पाए। देखिए दो चीजें, एक तो मुख्यमंत्री के प्रदर्शन को लेकर के एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के प्रदर्शन महाराष्ट्र में जो है उस पर 35% लोगों ने कहा है कि वो संतुष्ट हैं, 31% ने कहा है कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं, और असंतुष्टों की संख्या है 28%। तो ओवरऑल इनके काम को लेकर ठीक पॉजिटिव सा फीडबैक है। अगर आप संतुष्ट और कुछ हद तक संतुष्ट को मिला दें तो अच्छा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा है, सरकार के कामकाज को लेकर के क्या सोचते हैं लोग और विपक्ष के कामकाज को लेकर के क्या सोचते हैं। मुख्यमंत्री से इतर आई है, पर्सनैलिटी से इतर, सरकार के कामकाज पर जब महाराष्ट्र के लोगों से पूछा गया, 34% ने कहा कि वो असंतुष्ट हैं, 34% ने कहा कि वो कुछ हद तक संतुष्ट हैं, और 25% ने कहा कि वो संतुष्ट हैं। अब जब यही सवाल विपक्ष के बारे में पूछा गया कि चलिए मान लीजिए 34% लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, तो विपक्ष के बारे में क्या सोचते हैं। विपक्ष की भूमिका को लेकर के सबसे ज्यादा 30% लोग असंतुष्ट हैं, उसमें भी असंतुष्ट ज्यादा हैं। कुछ हद तक संतुष्ट 21% हैं और संतुष्ट सिर्फ 11% हैं। तो विपक्ष अपना जो काम कर रहा है, बाकी कहाँ गए? हाँ, इसमें 100% कम है। कुछ एक पैराग्राफ वो भी होता है ना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं टाइप का होगा। इनमें से कोई नहीं टाइप का होगा। लेकिन ये बड़ा अस्पष्ट सा सवाल होता है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों कुलदीप। ये डेटा है, देखिए। हाँ, सामने चला सकते हैं क्या अगर हो तो। हाँ, ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, बड़ा हाँ, मतलब ये कंक्लूसिव नहीं, क्योंकि इसमें सरकार से भी असंतोष दिख रहा है और विपक्ष की भूमिका नहीं, से मुझे भी ऐसा असंतोष लगता है कि ये जो सवाल होते हैं, ये जो जिनके भी सर्वे किया जाता है, हो सकता है उनको भी ना समझ में आता हो इसका क्या मतलब है, कि विपक्ष, बहुत सारे लोगों को ये क्लियरिटी नहीं है विपक्ष का काम क्या है। अब हो सकता है कि वो ये सोचता हो कि फलाना आदमी विपक्ष में है, हमारा विधायक है, तो ये जो है हमारी 4 लेन क्यों नहीं बनवा पा रहा है, ये हमारे यहाँ से 6 लेन क्यों नहीं निकलवा पा रहा है, ये हमारे यहाँ जो है ऑप्टिकल फाइबर क्यों नहीं ला पा रहा है। तो इस सवाल को लेकर के और विपक्ष के काम की क्लियरिटी को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है। और ये कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि सीएम से लोग खुश हैं लेकिन उसी सीएम की सरकार से नाखुश हैं। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। खैर, अभी इसमें विधानसभा के लिए तो ओपिनियन पोल आएंगे तो उस पर बात होगी। मैं बीच में एक ब्रेक लेकर के महाराष्ट्र से एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जो अभी अभी आया है कि देश के तमाम मुख्यमंत्रियों में सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री कौन है। और पिछले कुछ समय के ट्रेंड को देखते हुए अगर हम देखें तो ये गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है नंबर 1 कौन होगा, नंबर 1 पर कौन होगा। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। सिर्फ मार्जिन को देखना है कि वो कितना है। तो योगी आदित्यनाथ 33.2% रिस्पोंडेंट्स ने उनको सबसे पॉपुलर सीएम के तौर पर चुना है। दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर क्या आप गेस करना चाहेंगे कि कौन है? मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल होंगे। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं, 13.8% लोगों ने उनको चुना है। उसके बाद ममता बनर्जी हैं, 9.1% लोगों ने उनको चुना है। तीसरे नंबर पर के स्टालिन है, 4.7% लोगों ने उनको चुना है। यानी कि आप देखें, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत नेता योगी आदित्यनाथ, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर इंडिया अलायंस के मुख्यमंत्री इसमें मौजूद हैं। 5वें नंबर पर फिर से एनडीए आता है, जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 4.6% के साथ। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा, आप इसको कंप्लीट मैं बस 10वें तक बता देता हूं आपको। आपको ये आपकी रुचि शायद इसमें हो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नंबर क्या है।
छठे नंबर पर आप अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, एकनाथ शिंदे छठे नंबर पर हैं, उनकी रेटिंग ठीक ठाक थी मुख्यमंत्री के बारे में जब पूछा गया। सातवें पर फिर से कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर्नाटका के सिद्धरमैया आ जाते हैं, मूडा स्कैम में फंसे होने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी 7वें नंबर पर तो है देश के। हिमंता बिस्वा शर्मा उसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर, असम के मुख्यमंत्री। और मैं थोड़ा सरप्राइज था कि वो उनका नाम इतने देर से आ क्यों नहीं रहा। मैं भी बताता हूँ इस पे, हिमंता बिस्वा शर्मा का, हाँ। हिमंता बिस्वा शर्मा, हाँ मतलब यस, इस पे भी बात करेंगे। मैं एक बार 10 तक फिनिश कर लूं। इसको कर 9वें नंबर पर पुष्कर सिंह धामी, फिर से एनडीए के खाते में, बीजेपी के खाते में जाता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और 10वें पर नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, और उनको 0.5% लोगों ने चुना। अब ये डेटा आपने जो बताया कुलदीप, ये पूरे देश के जो 1,36,000 लोगों से बात की, उनसे पूछा गया कि भैया कौन से मुख्यमंत्री आपको सबसे बढ़िया टॉप के, ये अक्रॉस इंडिया डेटा, अक्रॉस इंडिया है। लेकिन कि क्या इससे जो मुख्यमंत्री नंबर 1 है वो अपने राज्य में उतने ही पॉपुलर है, अपने ही राज्य में उतने सुरक्षित है? अब आप दूसरा डेटा इंपॉर्टेंट है, वो है कि मोस्ट पॉपुलर सीएम इन देयर होम स्टेट। यानी जब यूपी के लोगों से यूपी के बारे में पूछा गया तो उनका क्या कहना था। अभी हम जो बता रहे थे, पूरे देश के लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से पूरे देश के लोग टीवी देखते हैं, हाँ, न्यूज देखते हैं। या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के छोटे से हिस्से के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो दूसरे नंबर पे एग्जिट कर रहे हैं। अब जब उनके होम स्टेट से हमने डेटा जमा किया तो सबसे पहले नंबर पर हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, और उनको 55.7% लोगों ने, उनके प्रदेश के लोगों ने पॉपुलर माना है। दूसरे नंबर पर हिमंता बिस्वा शर्मा है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। असम में बहुत पॉपुलर हैं, असम में 50.8% लोगों ने उनको पॉपुलर माना है। तीसरे नंबर पर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री। चौथे पर जाकर के ममता बनर्जी का नंबर आता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। 45% से कुछ अधिक रिस्पोंडेंट्स ने उनको अपने होम स्टेट में पॉपुलर माना है। फिर चंद्रबाबू नायडू का नंबर आता है, आंध्र प्रदेश। छठे नंबर पर अरविंद केजरीवाल आते हैं। उसके बाद आते हैं पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के। फिर एमके स्टालिन, तमिलनाडु से आते हैं। और इस सूची में 9वें नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको उनके होम स्टेट में 38.9% रिस्पोंडेंट्स ने माना है कि वो पॉपुलर हैं। मानिक साहा, त्रिपुरा, वो 10वें नंबर पर आते हैं, 38.9। इसमें एक महत्वपूर्ण डेटा मैं आपको बता दूं कि पिछली बार अगर जो फरवरी में मूड ऑफ द नेशन हुआ था चुनाव से ठीक पहले, अगर उसमें आप मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी इन देयर होम स्टेट के डेटा से कंपेयर करें तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में गिरावट आई है। वो फरवरी में 51.3% रिस्पोंडेंट्स को मोस्ट पॉपुलर सीएम मानते थे, अभी 38.9% मानते हैं। वो कुलदीप, क्योंकि जो जिस मल्टीपोलैरिटी को बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करती है इन उत्तर प्रदेश, लेकिन लोग देखते हैं जब लोग दिल्ली आते हैं, कोई मीटिंग होती है, वापस जाते हैं, फिर बयान आते हैं, कभी मनमुटाव होता है, कभी तारीफ में कोई बयान आता है, तो उससे पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मतलब एक बिल्कुल एक कॉम्बैट यूनिट की तरह काम करती है। वहाँ पे अपने अपने पार्टी के अंदर प्रेशर ग्रुप्स हैं, और ये चीज़ खुलकर के बीच बीच में इलेक्शंस के पहले, जब पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उससे पहले हमने देखा कितनी मीटिंग्स हुई, संघ के लोगों को जाकर के समझाना पड़ा। अभी लोकसभा के चुनाव के बाद की चीज़ें अभिनव और बेहतर बता देंगे कि इतने चक्कर लगे हैं दिल्ली के, और जिसको जो उत्तर प्रदेश का विपक्ष था उसने खूब एंजॉय किया। तो प्रकट रूप से कोई नहीं कहता था, लेकिन ये बात थी कि हाँ, लोग अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ही योगी आदित्यनाथ से इतर भी लोग बात करते हैं, देखते हैं, और उनके अपने एम्बिशन है पॉलिटिकल, वो आगे आना चाहते हैं या वो किसी को किनारे करना चाहते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये अगर देखिए ये सर्वे 1,36,000 लोगों के बीच हुआ, उसमें से उत्तर प्रदेश के कितने लोगों से बात हुई इसका डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसी सर्वे में अगर माना जाए कि हाँ ये कुछ सत्यता की ओर इशारा करता है, तो इसी सर्वे में योगी आदित्यनाथ 6 महीने पहले 51% के साथ टॉप पे थे। अब इसी सर्वे में वो 38% आ गए। तो क्या इसको आगामी 2027 के चुनाव से भी जोड़ के देखा जाए? क्या इसको जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उससे जोड़कर देखा जाए, या फिर इसको ये माना जाए कि जो लोकसभा के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए, जो आप देखेंगे जब इलेक्शन आया, लोकसभा नतीजा आया, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं लोगों ने ट्रोल किया, बीजेपी समर्थित लोगों ने, वो यूपी वालों को ट्रोल किया, कह रहे यार तुम यूपी वाले तो ऐसे निकल गए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो बहुमत की गाड़ी अटकी है वो उत्तर प्रदेश में अटक गई।
तो क्या उसका नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी अक्रॉस इंडिया तो नंबर 1 है आज भी, कि राजस्थान का आदमी मान रहा है कि अरे अच्छे सीएम है, उसके कई सारे उदाहरण हम लोग को मिलते थे, वो हरियाणा का आदमी मान रहा है, लेकिन यूपी का आदमी वो उस मानने में कमी आई है। तो अब ये MOTN मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक ऐसा लगता है। एक्चुअली मैं आई एम सरप्राइज्ड इस डेटा से, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में इसीलिए मैंने चुनाव आपको कवरेज बोला के था दौरान कि हम थे, आप दूसरा डेटा पढ़िएगा, क्योंकि मैंने जब देखा ना तो ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला था कि इतना कैसे। मैं कम समय के लिए गया था, पर अभिनव ज्यादा समय के लिए थे, और मैं ऑनेस्टली ये बात यहाँ कहना चाहता हूँ बतौर ग्राउंड रिपोर्टर, उस दौरान मैंने जो फील किया, ऐसा लगा नहीं था कहीं भी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहीं कोई सेटबैक या नाराजगी आम लोगों में है। मैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के बारे में तो चंक्स में दिख ही रही थी, वो जहां थी, जहां नहीं थी नहीं दिख रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चुनाव जो है वो रिफ्लेक्शन है योगी आदित्यनाथ पर। इसलिए अब वो इस विधानसभा चुनाव में शायद पता चले उनके लिए उनका चुनाव नहीं था। हाँ, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है तो इसीलिए मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। खैर, महाराष्ट्र पे एक मैं आपको बहुत इसका उदाहरण बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा इस स्टेट का, हो सकता है उस स्टेट के सीएम देखें तो उनको थोड़ा धक्का सा लगे। मैं वहाँ पे चुनाव कवरेज में था, तो एक ज़िले में था, और वहाँ एक बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछा कि और भाई सीएम की डिमांड है, सीएम की रैलियों की डिमांड है। तो उसने बोला कि हाँ भैया सीएम की डिमांड तो है, लेकिन सीएम योगी की है, हमारे वाले सीएम की नहीं है, ये बीजेपी के। तो ये जो इसका नेशनल वाला दिखाता है कि वो लगता है कि हाँ मोटा मोटी कि इस दिशा में ठीक बात है, लेकिन अब जो ग्राफ यूपी में गिरा हुआ नजर आता है, अगर ये ग्राउंड पे सत्यता में तब्दील होता है या ऐसा है, तो ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरा है और अभी तक फिलहाल बीजेपी के पास उनका कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अभी चुनाव में उत्तर प्रदेश के समय भी है जब वो समझ में आएगा कि और हमें ये भी समझना चाहिए और रेखांकित किया जाना चाहिए कि ये 2024 के जो चुनाव थे वो योगी आदित्यनाथ के प्रदर्शन पर लोग कमेंट नहीं कर रहे थे। मतलब जब वो वोट का वो बटन दबा रहे हैं वो, तो वो योगी के ऊपर कमेंट नहीं है। और अगर ये एक जो डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी इसमें दिख भी रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 4 जून के से एसोसिएटेड ज्यादा है, ना कि इसको हमको 27 के साथ में मिला करके देखना चाहिए, क्योंकि तब योगी आदित्यनाथ का मूल्यांकन होगा। अच्छा, और अभी ऐसा जैसे निखिल जब रिजल्ट आया ना यूपी का, तो 2 तरह की चर्चाएं थी। एक ये कि भाई कैसे हार हुई, जो मंथन चल रहा था। एक खेमा है जो योगी आदित्यनाथ के सिर पे इसका ठीकरा फोड़ने का लगा हुआ था, और एक खेमा कह रहा था कि जब योगी आदित्यनाथ टिकट नहीं बांट रहे थे, टिकट तो दिल्ली से बांटा जा रहा था, तो इनके सिर पर ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा था। तो 2 धड़े बीजेपी के अंदर ही बटे हुए थे, और विपक्ष जो है खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दूर से बैठ के आनंद ले रहे थे कि भाई तुम लोग आपस में तय कर लो किसकी वजह से हारे हो, क्या हारे हो। अब इनका कहना है कि भाई चलिए ठीक है कि आपने टिकट नहीं बांटे, लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन में दूसरा इंजन भी तो ताकत लगा के खींचेगा। ठीक है। तो एक चीज और महाराष्ट्र में एक चीज रह गई, फिर जम्मू कश्मीर की ओर हम बढ़ेंगे। हर प्रदेश में ना रिस्पोंडेंट से ये भी सवाल पूछा गया है प्रदेश के लोगों से कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद कौन है। हर प्रदेश में मौजूदा प्रधानमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष, इनको क्या वो संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर अब कितना पसंद करते हैं। तो महाराष्ट्र में 56% लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं, और राहुल गांधी को 34% लोग प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं। वो अभी अंतर काफी बड़ा है, वो अंतर अभी इन प्रदेशों में, जिन 2 प्रदेशों की हमने जिक्र किया, कम होता नहीं दिख रहा है। लेकिन अब देखिए यहीं पे मजेदार इंटरेस्टिंग डाटा क्या है कि महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं कि इसके मुताबिक कि मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन सीटें किसकी ज्यादा आ रही हैं, बीजेपी की ज्यादा नहीं आ रही, कांग्रेस की सीटें वहां से ज्यादा आ जाती हैं। अभी भी जो है ग्राफ, जो सीटें बढ़ रही है वो कांग्रेस की 12 से बढ़ के 16 हो रही हैं। तो ये बड़े मुझे लगता है कि ये ऐसे सवाल होते हैं जो इस तरह के सर्वेज तमाम तरह के अंतर विरोधों से भरे होते हैं। बहुत सारे संदर्भ कई बार पूरी तरह से नहीं होते, लेकिन ये राजनीति के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण सिरे जरूर छोड़ करके जाते हैं, जिन सिरों को आप अपनी स्तर से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, अपने स्तर से समझ सकते हैं। ये हार्ड स्टेट, मतलब ये फैक्ट नहीं है, ये जो बातें हैं ये एक सर्वे से आया आंकड़ा है, और रिस्पोंडेंट्स ने अपनी जितनी अवेयरनेस के साथ रिस्पॉन्ड वो कर सकते थे रिस्पॉन्ड किया है। तो इस बात को ख्याल में रखते हुए कि ये एक सर्वे है। जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में मैं शुरुआत कर देता हूँ। प्रधानमंत्री के लिए पहली पसंद का सवाल जब जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा गया, ये ध्यान में रखिए कि वहाँ डिलिमिटेशन हो चुका है, विधानसभा चुनाव अभी होने वाले हैं वहाँ पर,
तो वहाँ 40% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पहली पसंद के तौर पर चुना और राहुल गांधी उनसे पीछे हैं 2%, 38% लोगों ने राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में पहली पसंद के तौर पर चुना। आमतौर पर जम्मू कश्मीर के बारे में शायद ये धारणा रही है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जम्मू के इलाके में तो है, और ओवरऑल कश्मीर को भी मिला दें तो उतनी पॉपुलर नहीं रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी पहली पसंद के तौर पर 2% के मामूली अंतर के साथ ही सही, पर नरेंद्र मोदी पहली पसंद है जम्मू कश्मीर के लोगों की। इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में ये डेटा। अब इसमें भी ये देखना होगा कि जिसका डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा कुलदीप, कि वो 1,36,000 में से कितने लोग जम्मू कश्मीर के हैं जिन्होंने ये बताया है। और ये सर्वे जो जिन लोगों से बात किया गया जम्मू कश्मीर में, उनमें ज्यादा जम्मू के लोगों से बात किया गया या ज्यादा कश्मीर के लोगों से बात किया? क्योंकि ना जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिले निखिल, तब तक इस पे आप एक मुकम्मल टिप्पणी करने से मतलब लगेगा कि यार इस पे कैसे कंक्लूजन। और MOTN ने क्या किया है, लोकसभा को कंपेयर किया है अभी के अगस्त के इसके प्रोजेक्शन से। आप याद करेंगे कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें एक हार्ड पास दिया था बीजेपी ने, जो वैली के अंदर जो हाई प्रोफाइल सीट्स थी। तो इसीलिए मुझे मतलब मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ उस मामले में कि जो खिलाड़ी खेला नहीं है तो उसके खेल के ऊपर लोगों ने कैसे कमेंट किया होगा या नहीं किया होगा, क्योंकि अंतर वो काफ़ी क्लोज नज़र आता है। ये बात बिल्कुल सही है जो पहले भी हमने कही कि जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, यही अगर सर्वे मनमोहन सिंह के टाइम पे हो जाता तो मनमोहन सिंह भी शायद एक नेचुरल पॉपुलर चेहरा होता है, और वे लोग जो अनडिसाइसिव होते हैं तो उन्हें लगता है कि जो कुर्सी पे बैठा है क्यों ना उसी को टिक करें। ये एक फैक्टर होता है, मुख्यमंत्रियों के पक्ष में भी काम करता है और संभवतः प्रधानमंत्री के पक्ष में भी करता हो। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और ये मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा है वो अगर आप देखें तो ज़्यादातर प्रदेशों में सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर वो दिखेगा दूसरे सबसे बड़े मुद्दे से कहीं ज़्यादा प्रतिशत के साथ, वो है बेरोजगारी। जम्मू कश्मीर में 47% लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पर 17% लोग मानते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर विकास को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, फिर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और किसान को लेकर के सबसे बड़ा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के सर्वे को लेकर के थोड़ी सी मतलब एक मैं थोड़ा क्यूरियस था, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक निष्ठाएं अब किशोर हैं, और क्या वो खांचे में पहले की तरह बटी हुई होंगी। डिलिमिटेशन के बाद 370 के बाद कितना बदलाव उसमें आया है। अभी वो एक कोई बड़ा चुनाव नहीं हुआ है इस बीच, अब पहला बड़ा चुनाव वहाँ होने जा रहा है। एक लोकसभा चुनाव हुआ जरूर। ये जैसे ये जो आंकड़ा है कुलदीप, 47% लोग मानते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको किसी स्टेट में इतना बड़ा आंकड़ा नहीं दिखेगा बेरोजगारी का। और ये जो आंकड़ा आपको हमको बॉक्स में दिखा रहे हैं, इसको अगर आपको देखना हो, आप कुछ मत कीजिए, कश्मीर घूम आइए, किसी भी जिले चले जाइए, आपको सड़कों पे, चौराहों पे, ग्राउंड्स पे, कहीं पे भी इतना यूथ दिखेगा घूमते टहलते जिसके पास कोई काम नहीं है। जिनके पास सेब के बागान है वो बहुत कम लोग हैं। हम लोग को जैसे बाहर से लगता है ना कश्मीर माने सेब, जिनके पास केसर के खेत है वो पुलवामा के आसपास का कुछ इलाका उन्हीं के पास है। बाकी इतनी बड़ी आबादी है, मतलब शिकारा चलाने वाले से लेकर के वहाँ टूरिज्म अगर ना हो तो मुझे लगता है कि इस तरीके की स्थिति हो जाए वहाँ पे बेरोजगारी को लेकर के। मैं जितने भी जगहों पे गया, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, तमाम जगहों पे गया और लोगों से बातचीत करता था तो सिर्फ यही बोलते थे कि हमारा लड़का लोग सब बेरोजगार है। वो अपनी भाषा में, अपने टोन में कि ये सब घूमता रहता है, सरकार को इन पे कुछ करना चाहिए। तो ये बिल्कुल देख करके आश्चर्य नहीं होता कि जिस तरीके से 47% मुद्दा महाराष्ट्र में भी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए, महाराष्ट्र में भी जो मुद्दे हैं हम जिनका जिक्र कर रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। 32% लोग ये मानते हैं। हालांकि 47% वहाँ ज़्यादा है, पर 32% भी बहुत बड़ा आंकड़ा है महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश के लिए, जहाँ पर इस देश की आर्थिक राजधानी है। वहीं पर 32% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 15% मानते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास को 15% लोग सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, और उसके बाद 13% किसान हैं। किसानों का मुद्दा भी महाराष्ट्र में एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार बहुत पीछे है, 4%। और एक और चीज़ है जो मुद्दा वो ऑब्वियसली किसी सर्वे में रखना वुडंट हैव बीन अ डिसेंट थिंग, लेकिन महाराष्ट्र में इस चीज़ का बस बहुत है। आप जो पॉडकास्ट करने वाले लोग हैं, जो लोग इंफ्रा पे थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं, अगर आप महाराष्ट्र से जुड़े हुए सर्किट्स का आप यूट्यूब खोल के कोई भी देख लेगा, उनमें हर पॉडकास्ट करने वाले लड़के ने ये एक टॉपिक डिस्कस करके रखा है किसी के साथ में कि जो इंडस्ट्रीज़
महाराष्ट्र के नाम की थी या खुली हुई थी या आने वाली थी, वो कैसे गुजरात गई है। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि कितनी गई कितनी नहीं, उसका डेटा तो कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आई नहीं है या जो चीज़ हुई नहीं है, जो चीज़ फाइल में है, वो ज़मीन पे क्यों नहीं आई, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। लेकिन अब वहाँ के जो बेरोज़गार हैं, जैसे आप अभी मुंबई की आप आर्थिक राजधानी कह रहे थे, वहाँ पे ये है कि जो बिज़नेस ओन करने वाले जो समाज हैं, वो जनरली जो समाज हिस्टोरिकली बिजनेस के इसमें रहे हैं, चाहे वो गुजराती हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं, सिंधी हो सकते हैं, और जो लेबर फोर्स उसके लिए आती है, उसमें जो 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 जिसको आप ये कह लीजिए कम स्किल वाला लेबर है, वो आपके गैंजेटिक प्लेन से आता है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से। जो बीच के जो क्लर्क्स और इस तरह के पोजीशंस होते हैं, वो मराठी लोग वहाँ पे होते हैं। तो उनके दिमाग में इस चीज़ ने अब एक जगह बना ली है कि हमारे यहाँ काम क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री आने वाली थी वो गुजरात चली गई। अब ये चीज़ किसने उनके दिमाग में डाली है, या इस चीज़ को वो कितना, उसके बहुत हिस्टोरिक रीजंस भी हैं, जिस तरह से स्प्लिट हुआ था बॉम्बे स्टेट का, लेकिन ये एक चीज़ लोगों के दिमाग में है। और जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में लोग पॉपुलैरिटी वाइज नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, लेकिन जो सीटें हैं वो ज़्यादा वो कांग्रेस को दे रहे हैं। मैं भी उस चीज़ से एग्री करता हूं कि नरेंद्र मोदी हो सकता है कि ज़्यादा पॉपुलर हों, लेकिन जब वो बटन दबाने की बारी आती है, महाराष्ट्र की जो स्टेट लीडरशिप है, स्पेशली बीजेपी की, उसको काफ़ी इम्प्लीकेट किया जाता है हर चीज़ के लिए। चाहे वो उन दो पार्टीज़ में हुआ स्प्लिट हो, चाहे जिस मुद्दे की हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह से इंडस्ट्रीज जा रही हैं, या बीजेपी के जहाँ भी वो फंस जाते हैं, वो जा कर के सीधे इम्प्लीकेट करते हैं देवेंद्र फडणवीस को। इसीलिए आपने देखा कि जब रिजल्ट आए थे तो देवेंद्र फडणवीस ने वॉलंटियर भी किया था कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। तो ये एक चीज़ देखने वाली होगी कि जो लोग महाराष्ट्र में बैठ करके बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, उनको लेकर के महाराष्ट्र के लोग क्या सोचते हैं। झारखंड की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का डेटा मेरे दोनों सम्मानित साथी अपने हाथ में ले लें। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर इसी साल जो आखिर में चुनाव होने हैं और तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक 27% लोग वहाँ की जो हेमंत सोरेन सरकार है उसके कामकाज से संतुष्ट हैं। सिर्फ 27% लोग संतुष्ट हैं। 37% लोग असंतुष्ट हैं हेमंत सोरेन सरकार से, बीच में जो चंपाई सोरेन सरकार रही थोड़ी देर की अवधि के लिए, जेएमएम सरकार। और 34% जनता जो है वो कुछ हद तक झारखंड के सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। 25% लोग हेमंत सोरेन से खुश हैं, 35% लोग असंतुष्ट हैं हेमंत सोरेन से, और 30% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। इसका डेटा अभी हम आपको ग्राफिक्स में सामने नहीं दिखा पा रहे हैं, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, पर जैसे ही आएगा आपको दिखाएंगे। विपक्ष के प्रदर्शन से सिर्फ 14% लोग संतुष्ट हैं। ये इंटरेस्टिंग है, सरकार से भी संतुष्ट नहीं है और विपक्ष से भी संतुष्ट नहीं। 30% लोग विपक्ष के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। मैं कह रहा था ना कि वो पब्लिक ये समझ ही नहीं पाती होगी कि यार विपक्ष का काम क्या है, ये इसको करना क्या है। ये सवाल इसलिए थोड़ा सा फंस जाता होगा। कुछ सवाल होते हैं सर्विस के ऐसे, जैसे सीएम की पसंद वाला हो गया या मुद्दों वाला हो गया। आप देखेंगे कभी भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा तब तक नहीं बनता किसी राज्य के लिए जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन ना चला। आप 47% की बात जम्मू कश्मीर की हम कर रहे थे, झारखंड में भी 44% लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे बहुत सारे जो है वहाँ प्रोटेस्ट हुए भर्तियों के लिए, सरकार के खिलाफ जो है कितने बार रांची से तस्वीरें आती हैं लाठीचार्ज की, और लोग ट्विटर पे सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि वो देखो सरकार दौड़ा दौड़ा कलेक्टर बना रही है, इस टाइप के ये। और हरियाणा में भी आप देखेंगे तो यही इसी तरीके का आंकड़ा होगा। और आपके पास झारखंड में सांसदों और विधायकों के प्रदर्शन के आंकड़े हैं? नहीं, मेरे पास तो सिर्फ सीट के आंकड़ा है कि सीट के आज लोकसभा का अगर चुनाव हो जाए तो ऐसा कह रहे हैं ये मूड ऑफ द नेशन सी वोटर के मुताबिक कि पहले जो एनडीए की 9 सीटें आई थी वो 11 हो सकती हैं, 8 सीटें बीजेपी की थी वो 10 हो सकती हैं, और यहाँ पे कांग्रेस 2 जीती है वो 1 हो सकती है, जेएमएम 3 जीती है वो 1 हो सकती है, तो 5 की जगह 2 हो सकती है, तो 5 से 3 सीटें होने की संभावना या आशंका एनडीए के लिए जताई जा रही है। ट्रेंड पकड़ना इतना मुश्किल है कई बार। जैसे सांसदों के प्रदर्शन पर जब पूछा गया झारखंड में तो 29% ने कहा कि वे असंतुष्ट हैं, 26% ने कहा कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं, और 24% कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं। असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है सांसदों के प्रदर्शन में। अच्छा, अब यही बात विधायकों के प्रदर्शन में पूछी जाती है तो भी उसमें असंतुष्टों की संख्या ज्यादा होती है। यानी बीजेपी के शासित, मतलब उसमें सभी पार्टी के हो गए पर सांसद ज्यादा बीजेपी के हैं, वो और मौजूदा इंडिया अलायंस वाली सरकार, उनके विधायकों से भी, बीजेपी एवं अन्य पार्टियों के सांसदों से भी असंतोष ही ज़्यादा है। 35% लोग झारखंड में विधायकों के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं, 31% कुछ हद तक संतुष्ट हैं, संतुष्ट सिर्फ 28% हैं।
एक कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि यूपी का कब बताएंगे, ये कुलदीप जी बेहतर बताएंगे यूपी को लेकर। उत्तर प्रदेश का भी आंकड़ा हमारे पास आया नहीं है, जैसे ऐसी चीजें आ रही हैं हमने बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जरूर बात हुई, देश के पॉपुलर मुख्यमंत्रियों की सूची पर जब हम चर्चा कर रहे थे, पर यूपी का डेटा आएगा तो आपको बताएंगे। जैसे ऐसे जानकारी आपको आ रही है, आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी झारखंड में प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद कौन है? 56% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी पहली पसंद है, 35% लोग राहुल गांधी को पहली पसंद के तौर पर देखते हैं। एक बड़ा अंतर झारखंड में भी है। किसी और प्रदेश का, किसी पड़ोस के और किसी मैं प्रदेश जैसे का अभी यूपी से डिमांड आई थी तो मेरे पास इस तरह का डेटा सेट है जिसमें यूपी वालों का इंटरेस्ट बहुत है। ये एक मतलब ये प्रोजेक्शन में भी बहुत बड़े प्रोजेक्शन की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी से आनी उम्र में है और एक राजनीतिक उम्र भी होती है हर नेता की, तो उनका सक्सेसर कौन होगा? तो इस सवाल का जवाब अभी 4 साल तो हमें नहीं खोजना है, लेकिन आगे के लिए, और इसको लेकर के लोगों की बड़ी थेरीज चलती हैं। लोग बीजेपी के अंदर अलग अलग लोगों का नाम लेते हैं और उससे भी पता चलता है कि कौन कहाँ पे बैठता है। तो आफ्टर मोदी हु, इसके जवाब में लोगों ने कहा कि 25% लोग भारत में मानते हैं कि अमित शाह टॉप चॉइस होंगे प्रधानमंत्री के सक्सेसर के रूप में, और इनके पीछे 19% लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ होंगे और 13% मानते हैं नितिन गडकरी। एक लेमैन जो अंडरस्टैंडिंग है इंडियन पॉलिटिक्स की, और अभी हम बार बार बात कर ही रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की जो अपनी पॉपुलैरिटी है उसको इस तरह से भी प्रोजेक्ट किया जाता है कि ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में मशहूर हैं या कि अपने आसपास के जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं वहाँ उनकी रैली की डिमांड आती है, उनको एक सक्सेसर के रूप में भी देखा जाता है कि भाई मोदी के बाद तो योगी ही है। इस भाषा में लोग बात भी करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब अगर कोई बीजेपी वाला ही है तो फिर टोके पूछता है कि नहीं यार अमित शाह भी तो हैं, उनका क्या होगा? सर्वे कहता है कम से कम कि अभी तक की जो चीज़ है वो ये नज़र आती है कि लोगों की नज़र में अच्छा, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उनको भी 5% लोगों ने कहा है कि ये भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री के सक्सेसर हो सकते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ये पोजीशन शेयर कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के साथ में। मैं अपने दोनों साथियों से जानना चाहता हूँ कि जो योगी वर्सेस अमित शाह, या वर्सेस क्यों कहें, ये जो दो विकल्प लोगों को नज़र आते हैं उसको लेकर के आप किस तरह का चार्टर सुनते हैं? आप दोनों हैं भी यूपी से। अभिनव, मतलब अब ये सर्वे की बात है, सर्वे करने की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है गांधीनगर के कमलम भवन में जो है सर्वे कराएंगे तो अमित शाह नंबर 1 हो जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के एक बड़ी मशहूर जगह है और उसके पंचम तल पे सर्वे करवाएंगे तो योगी आदित्यनाथ नंबर 1 हो जाएंगे। तो सर्वे की जगह बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। प्लस ये देखना कि मास लीडर कौन है और पब्लिक में अपील किसकी ज़्यादा है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। लेकिन इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, ना है भी लोगों में, कि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ बीते कुछ दिनों में बाकी नेशनल पॉलिटिक्स में तो बढ़ा ही है। और एक सक्सेसर के तौर पे देखा भाई, पहले आप अगर याद कीजिए कुलदीप की 2014 था तो ये होता था मोदी शाह की जोड़ी। 2014 से 17 तक भी सब कुछ सिर्फ मोदी शाह था। 17 के बाद भी बहुत लंबे समय तक जो है ये था। 19 के उत्तरार्ध आप देखेंगे तो फिर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाने लगता है। जैसे मैं राजस्थान की जब इलेक्शन विधानसभा की कवरेज में था तो हम लोग जिसे पता करते रहते, तो हर विधायक या हर विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रत्याशी के ये नहीं होता कि वो सीधे पीएम की रैली मांग ले। तो पीएम की रैली सबके बस की होती नहीं डिमांड करना, और सबको मिलती भी नहीं है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा किसी की डिमांड किसी की रैली की थी, तो उस वक्त हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि योगी आदित्यनाथ की रैली की डिमांड सबसे ज़्यादा राजस्थान में हुआ करती थी, और एचएम की रैली की डिमांड तो खैर होती थी। ये दो बड़े नेता हैं। तो ये एक बताता है कि आप अपने स्टेट के बाहर भी एक बड़ा चेहरा हो, लेकिन क्या आप सक्सेसर बन सकते हो, ये आपके समय, काल, परिस्थिति, किस्मत, भाग्य सब पे निर्भर करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, और हम लोग बतौर पत्रकार कोई सर्वे तो करते नहीं, पर जो रेशे बिखरे पड़े हैं उनको जो देखा या बटोरा, उसके हिसाब से ये बात सही है कि कार्यकर्ताओं की लोकप्रियता की अगर बात करें निखिल, कार्यकर्ताओं में जो लोकप्रियता है, कार्यकर्ताओं में अमित शाह का बड़ा सम्मान है, और अमित शाह की सांगठनिक स्किल्स की बड़ी चर्चा होती है, और काफी प्रैग्मेटिक माना जाता है उन्हें। हाँ, मतलब एक भरोसा है, मतलब एक क्या कहेंगे, एक रिलायबल लीडर के तौर पर उनको देखा जाता है।
पर पिछले कुछ दिनों में मैं, ये भी हो सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश में था, तो इस वजह से ये जो आप बात कर रहे थे कि गांधीनगर में करें तो शायद हो सकता है डिफरेंट रुख वहाँ मिले, पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एक थोड़ा सा ओवरवेल्म करने वाली किस्म की थी, और वे प्रधानमंत्री मटेरियल के तौर पर उनको देखते जरूर हैं, पर ये कि कार्यकर्ता, एक क्षेत्र के कार्यकर्ता किस नज़र से देख रहे हैं, इससे राजनीति तय नहीं होती है। वो जैसा बताया कि उस समय, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की समीक्षा की जाती, कुलदीप भाई एक चीज ऐड करूं, तो हार की जो वजह पता चलती है वो पता चलती है कार्यकर्ताओं की नाराजगी। तो कार्यकर्ता किससे नाराज है? वैसे इसमें सर्वे में पिछले 2 सर्वेस के साथ तुलना भी है। ये कहते हैं कि बीते 2 जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुए, माने 1 साल की हम बात कर रहे हैं, 28 और 29% लोग कहते थे कि अमित शाह सक्सेसर के रूप में पसंद हैं उनकी पहली, और अब वो आंकड़ा 25 पे आया, तो इसका मतलब एक हिट अमित शाह की पॉपुलैरिटी ने भी लिया है। उसके बाद अगर हम दक्षिण में जाते हैं, अच्छा दक्षिण में इस बार बीजेपी ने बहुत मेहनत की, बहुत समय प्रधानमंत्री ने दिया, गृह मंत्री ने दिया, केरला में हमने देखा रैली पे रैली पे रैली, और तमिलनाडु में रैली पे रैली पे रैली, जहां से बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद की नहीं जा रही थी, लेकिन उसको बीजेपी के बारे के जो शुभचिंतक थे उन्होंने कहा कि ये 29 के लिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट है, या फिर जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे इन राज्यों में, वहां पर हो सकता है कि आप ऑपोजिशन की जगह को धीरे धीरे भरना चालू करें और फिर बाद में रूलिंग पार्टी। 31% रिस्पोंडेंट साउथ के, उन्होंने कहा कि अमित शाह उनको सक्सेसर लगते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर सक्सेसर के रूप में अमित शाह दक्षिण भारत में है, जहां उनकी उस मस्कुलर छवि को पसंद किया जाता है। उनके कुछ ही स्पीचेस वहां पे हुए हैं अमित शाह के बारे में, लेकिन ये अमित शाह के बारे में बात लेकिन सवाल ये है कि उन राज्यों में क्या बीजेपी को पसंद किया जाता है? हाँ, ये एक अगेन इंटरेस्टिंग सवाल है। बाकी योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी भी, एक रीजन ये है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक नेचुरल, मतलब अगर आप योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में से दक्षिण भारत के राज्यों में से लोगों को चुनने की का एक ऑप्शन देंगे, तो वे अमित शाह को चुनेंगे, तो ये समझ में आता है। मतलब केरला और तमिलनाडु में एक तरह का हिंदुत्ववादी राजनीति के अतिवादी रूप से लेकर के एक किस्म का रिपल्शन है, एक किस्म से भय है, एक किस्म का डर है, वो दिखता है वहाँ, चूंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स का वो रहा है, और वो ये कोई अननोन तथ्य नहीं है, जाना हुआ तथ्य है। योगी आदित्यनाथ उसी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो गेरुआ वस्त्र भी धारण करते हैं उनके भाषणों में। ये अमित शाह के मुकाबले थोड़ी और धार होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर भारत में तो पसंद आती है, दक्षिण भारत में भी कार्यकर्ताओं को संभवतः पसंद आती हो, बट इन जनरल आप दक्षिण भारत के लोगों से जब आप चुनने के लिए कहेंगे, तो वे एक मेजॉरिटेरियन रिलीजियस से दिखने वाले लीडर को कम पसंद करेंगे, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। बाकी जो डिप की हम बात कर रहे थे ना कि अमित शाह की पॉपुलैरिटी में एक स्लाइड डिप देखने को मिला है, वो डिप योगी आदित्यनाथ के पॉपुलैरिटी में भी देखने को मिला है। पहले 24 और 25% लोगों ने कहा पिछले 2 MOTN के सर्वेज में कि योगी आदित्यनाथ सक्सेसर होने चाहिए, 19% पे अब वो भी आ गए हैं। अच्छा, अब ये सर्वे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी देता है कि अगर अमित शाह की पॉपुलैरिटी भी डिप हुई है, योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी भी डिप हुई है, तो बढ़ी किसकी? अब नितिन गडकरी उसमें एक मतलब तुरुप के इक्के की तरह है, वो उनका नाम चलता रहता है कि एक वो एक हैप्पी गो लकी उनकी छवि है, उनके विरोधी भी उनको पसंद करते हैं। जो 2 नए नाम आए हैं ना स्केप में, एक है शिवराज सिंह चौहान, जिनको कृषि मंत्री बनाया गया, लेकिन वो LOP से सामने बैठे थे, हमने 15 अगस्त के प्रोग्राम में देखा, और राजनाथ सिंह, जिनके बारे में 24 के रिजल्ट्स आने से पहले कहा जा रहा था कि एक सम्मानजनक विदाई की अब तैयारी हो जाएगी उनकी सरकार से, हो सकता है कहीं और उनको कॉम्पेंसेट किया जाए, कोई गरिमामयी पद उनको दिया जाए, लेकिन अब यहाँ पे और भविष्य नहीं है। अब हम देखते हैं, लेकिन फिर राजनाथ सिंह जी की एक तस्वीर आती है जिसमें वो पैर पे पैर चढ़ाए मंच पे बैठे हुए हैं, और उस तस्वीर ने कई सारी कहानियां, और जब स्पीकर वगैरह का चुनाव होना था तब राजनाथ सिंह को मतलब बातचीत के लिए भेजा गया कि आप जाइए ऑपोजिशन से बात कीजिए, क्योंकि राजनाथ सिंह को राजनाथ सिंह थोड़ा उस धारा के नेता और वाजपेयी जी के दौर के नेता हैं, जिनके संबंध अक्रॉस पार्टी लाइन बहुत अच्छे हैं, मतलब खराब किसी से नहीं है। हाँ, मतलब उनके लेफ्ट में भी दोस्त मिल जाएंगे, जिसका एकदम विचारधारा के कोण पे कहें कि अलग अलग एंगल पे खड़े, वहां पे भी उनके दोस्त मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, देवरिया में एक विपक्ष इंडिया अलायंस के समर्थक कार्यकर्ताओं से मिला था, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, एक रैली से आए थे, सबकी छाती पर घास के तिनके चिपके हुए थे क्योंकि हेलीकॉप्टर आया था। तो उनसे मैंने पूछा कि सबसे पॉपुलर मुख्य आपके यहाँ जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है,
तो एक व्यक्ति ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे होने चाहिए, एक व्यक्ति ने कहा राहुल गांधी होने चाहिए। मैंने कहा दोनों के नाम पर सहमति नहीं बनी तो साथी दल ममता बनर्जी को भी साथ आना है, डीएमके को भी साथ आना है। तीसरा नाम जानते हैं किसका आया? किसी ने कहा कि नितिन गडकरी को बीजेपी से लेकर के इसमें ले आइए और प्रधानमंत्री बनाइए, देखिए कैसे सहमति विपक्ष में बनेगी। तो ये राजनीति के ऐसे विरोधाभासी सूत्र हैं कि और ये नितिन जनता गडकरी के दिल की हुक भी है ना कि यार गुरु ये वाला ठीक बाटे, इसको ले आओ भाई। लेकिन एक चीज, अच्छा ये हम लोग बीजेपी के लीडर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे विपक्ष में किसी लीडर की बात, तो उसमें बहुत ही करिश्माई तौर पे राहुल गांधी का ग्राफ जो डेटा शुरू में बताया उसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर कि एलओपी के जैसे अभी क्या होता है कि अभी जब तक हम ये पूछ रहे थे कि विपक्ष का काम कैसा है, तो हर जगह असंतुष्ट ज्यादा है। यहाँ नेता विपक्ष के काम से 51% लोग संतुष्ट हैं। बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को पसंद किया जा रहा है, और जो उनके कंपटीटर हैं नरेंद्र मोदी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और स्टालिन और तमाम जो नेता हैं, उनके मुकाबले राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ के 32% के करीब पहुंच गया। विपक्ष में जो पहली पसंद पूरा डेटा मैं आपको बता देता हूं कि यह है कि इन नेताओं में से बेस्ट सूटेड कौन है टू लीड द अपोजिशन अलायंस। विपक्ष की जो विपक्षी अलायंस है उसको लीड करने के लिए इन नेताओं में सबसे ज्यादा मोस्ट सूटेड कौन है, तो उसमें विकल्प हैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव। तो इसमें राहुल गांधी को 32% लोगों ने माना है कि वो मोस्ट सूटेड हैं। अगस्त 2024 यानी ताज़ा मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में, अगर मैं फरवरी 2024 से इसकी तुलना करूं तो वो 21% पर थे, यानी कि 11% की जंप उनकी लोकप्रियता में विपक्षी दल के नेतृत्व करने, विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के नेता के तौर पर वो बढ़ी है। 11% का इजाफा हुआ है। ममता बनर्जी के कद में गिरावट हुई है। वो 17% था फरवरी में, जो घट करके अब 7% रह गया है। अरविंद केजरीवाल को 6% लोग चाहते हैं कि वो विपक्षी एकता का नेतृत्व करें। अखिलेश यादव का 4% बढ़ गया है, पहले 4% था, अब 8% लोग चाहते हैं कि वो विपक्षी दलों का नेतृत्व करें। मल्लिकार्जुन खड़गे को 6% लोग फरवरी में चाह रहे थे कि वो नेतृत्व करें, अब 3% लोग चाह रहे हैं। यानी खड़गे का और ममता बनर्जी के हिस्से की लोकप्रियता थोड़ी सी राहुल गांधी में बढ़ गई है। अब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कुलदीप, जो हमारे पास डेटा है राज्यवार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इसमें क्या दिखा रहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पे अखिलेश यादव की पॉपुलैरिटी 4% बढ़ गई। अब ये कह रहे हैं कि अगर आज यूपी में लोकसभा का चुनाव हो जाए तो सपा की सीटें घट जाएंगी, और उधर ममता बनर्जी की जो पॉपुलैरिटी है वो विपक्षी नेता के तौर पे घट गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आज बंगाल में चुनाव हो जाए तो ममता बनर्जी की सीट 29 से बढ़ के 32 हो जाएगी। तो ये अक्रॉस नेशन और विद इन स्टेट दोनों में एक फर्क जो है, एक महीन लकीर है जिसको संभल के चलना होगा, पकड़ना होगा। अब हमें सकता है कि हम अपने बातचीत के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यूपी का जो डेटा है कुलदीप, उस पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें। अभी उत्तर प्रदेश का डेटा मेरे पास आया नहीं, ये डेटा है सीट वाइज यूपी का। उत्तर प्रदेश में 2024 में जो ताज़ा मूड ऑफ द नेशन सर्वे हुआ है उसमें बीजेपी को 35, आरएलडी और अपना दल को 4 और एनडीए को 39। तो कुल मिला के एनडीए को 39 सीटों का अनुमान है, जो कि लोकसभा 2024 के चुनाव के मुकाबले 3 सीटें ज़्यादा हैं। 36 सीटें मिली थी एनडीए को 2024 के चुनाव में। लेकिन अभी अगर चुनाव उपरांत अगर अभी चुनाव हो जाएं अगस्त में, तो मूड ऑफ द नेशन का सर्वे कहता है कि 39 सीटें मिलेंगी। और अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 43 सीटें मिली थी। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी जो है तीसरी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, 37 सीटें उन्होंने जीती थी उत्तर प्रदेश से। 6 सीटें उत्तर प्रदेश से कांग्रेस ने जीती थी और 43 सीट्स इंडिया अलायंस जीता था। उसमें से 3 सीटें अब कम हो जाएंगी MOTN के सर्वे के मुताबिक, और 40 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा अगर अभी चुनाव होते हैं तो सर्वे के मुताबिक। अब ये सर्वे जो कहता है कि समाजवादी पार्टी की 3 सीटें घटेंगी, कांग्रेस की 6 की 6 सीटें बनी हुई अपनी स्थिति में, एसपी की कम हो रही हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं। देखिए सर्वे, फिर मैं कहता हूं कि कितने लोगों के बीच बातचीत हुई, क्या हुआ, ये एक अनुमान का विषय है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नतीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के और देखेंगे कि जीत हार का अंतर क्या रहा,
तो विपक्ष के कई प्रत्याशी जो है वो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो हमने कुलदीप आमतौर पे देखा है कि जो बहुत कम मार्जिन से हारता है ना, उसके साथ एक, जैसे ये है कि आज चुनाव हुए, ये बहुत हाइपोथेटिकल बात है, आज चुनाव होना नहीं है। मैंने फंतासी से शुरू किया, हाँ, एक फैंटेसी आपने है। शुरू ही फैंटेसी से किया था। आज चुनाव होना नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब क्लोज मार्जिन से कोई चुनाव हारता है, जैसे ये आपके बहुत सारी सीटें ऐसे, फिरोजाबाद नहीं, फतेहपुर सीकरी हो गई, या फिर देवरिया हो गई, या फिर कानपुर हो गया, या फिर जो सदल निषाद अपनी सीट पे चुनाव हारे थे वो सीट हो गई, फूलपुर की सीट हो गई हमारी, जो जहाँ का मैं वोटर हूँ। ऐसी तमाम सीटें जो बहुत क्लोज मार्जिन से हार जीत हुई और उसमें बीजेपी जीत गई, या हमीरपुर में जैसे बीजेपी बहुत कम अंतर से हार गई। तो होता क्या है, आमतौर पे देखा जाता है कि जो कम अंतर से हारता है निखिल ना, उसके साथ पब्लिक की एक अलग सिंपैथी होती है कि अरे यार भैया पिछले दिन हार गए रहन जोन बटे। तो वो उसके ये मुझे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में लगता है ऐसा कि इसका उल्टा भी हो सकता है अगर आज चुनाव हो तो। जिस हिसाब से बीजेपी में हाल फिलहाल में अभी उपचुनाव होने वाले हैं, होंगे नहीं, और जिस हिसाब से बीजेपी में मौजूदा वक्त में यूपी में खास करके आपसी द्वंद्व दिखा ना, एक जैसे कहते कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जो चल रहा था। अरे इतनी गाड़ियां दौड़ी हैं दिल्ली हाँ, तक। वो जो है ना, और प्लस जो इशारों में बयानबाजियां हुई, जिस तरीके से विधायक सामने आए और इतनी जो मोटी फाइल ले जाकर के प्रस्तुत की गई कि भाई साहब इस वजह से आ रहे हैं ये, तो जिस तरीके का सिर्फ फुड़ौल दिखा है, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पे जो है कहीं लहू गिरा नहीं दिखा, लेकिन लाठियां खूब चली हैं जो बातों की होती हैं। लेकिन यहाँ पे अब बल्कि इसमें विपक्ष मजबूत हुआ। आप देखेंगे कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ के चल रहे हैं ना कि अरे राजा, मतलब लोग कह रहे हैं कि वो खुद ही कह दे रहे हैं कि ये अयोध्या के राजा हैं, जिसपे काफी सवाल उठाया गया। विपक्ष बीजेपी ने बहुत उस पर खिंचाई की, लेकिन उनको वो अयोध्या के सांसद कम और एज अ विनिंग ट्रॉफी के तौर पे लेकर के कैरी करते बिठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। भाई वो इसीलिए उस राजनीति की एक अपनी ऑप्टिक्स है, और वो अयोध्या की जो फतेह है, जो जीत है, उसको हमेशा अपने माथे पर ओढ़ करके आने वाले 5 साल तक अखिलेश यादव रखेंगे। एक मजे की बात बताऊं कि मैं वेस्टर्न कोर्ट गया, ठीक है, वेस्टर्न कोर्ट में तमाम जो है सांसद रुके हुए थे, तो मीडिया का जो सबसे ज्यादा जमावड़ा था और जो सबसे ज्यादा लोग मिलने पहुंच रहे थे वो अवधेश प्रसाद से पहुंच रहे थे। और अवधेश प्रसाद से मिलने वाले दो तरह के लोग थे, एक जो है पुराने वाले, जो उनके पुराने चाहने वाले हैं, तो उनको जो मंत्री जी कहते हैं, क्योंकि वो मंत्री रहे सपा सरकार में। तो आप जानते हैं कुलदीप, हम लोग क्या, एक बार आदमी मंत्री बन जाए तो ताउम्र मंत्री रहता है, एक बार सांसद बन जाए तो उसके समर्थक उसको सांसद जी ही कहते हैं। तो उन मंत्री जी वाले थे, और एक जो अयोध्या के नए सांसद थे उनसे मिलने के लिए। तो एक मजे की बात बताएं कि अवधेश जी ने सूत्रों के मुताबिक जैसे किसी अपने समर्थकों से कहा कि यार मेरी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, ये जो है थोड़ा सा उम्र भी हो गई मेरी और थोड़ी सुरक्षा और होनी चाहिए। तो उसको लेकर के भी लोगों ने बड़ी चर्चा की कि हाँ भाई उनकी उम्र ज़्यादा है, भीड़ आ रही है मिलने के लिए। तो अपने आप में एक अलग अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट की जो हार थी बीजेपी की और समाजवादी पार्टी की जीत थी, वो जो बीजेपी के समर्थक थे उस सबसे ज्यादा उसी से परेशान थे। मतलब एक होता है कि आप एक जगह हार गए तो आपको अफसोस है, या वो अयोध्या की जो हार है वो टीस है, वो टीस है कि यार यहां कैसे हार गए। ठीक है, वो 4 जून को अब एक पानी बीत गया है, अब उपचुनाव हैं, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश में। उससे पहले 5 राज्यों में, अभी 3 में पहले होंगे, फिर 2 में होंगे विधानसभा चुनाव होंगे, जिसमें एक बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, एक जहाँ के राजनीतिक रुझान को लेकर के बड़ी उत्सुकता है जम्मू कश्मीर वो है, हरियाणा जो मनोहर लाल खट्टर की विरासत जो नायब सिंह सैनी को देकर के गए, जो ये समझा जा रहा है कि एक थोड़ा सा मुश्किल प्रदेश हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस विधानसभा चुनाव में, वो है झारखंड, जहाँ हेमंत सोरेन के लिए बहुत अच्छे लक्षण इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे में नहीं दिख रहे हैं, वो भी उसमें शामिल है। और महाराष्ट्र का जिक्र हमने किया। मेरे लिए इस मूड ऑफ द नेशन सर्वे के जो बड़े टेक अवेज हैं उसमें ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता स्टेडी है, अपनी जगह बरकरार है, उसमें कोई बहुत गिरावट या बहुत इजाफा नहीं हुआ है, कमोबेश वैसी है जैसी लोकसभा चुनाव के पहले भी हम इस तरह के सर्वे में देखते रहे हैं। राहुल गांधी के परफॉर्मेंस को लेकर के अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं बतौर लोकसभा के नेता विपक्ष,
और विपक्षी उम्मीदवार के संभावित लीडर के तौर पर, जो भी वो हैं नहीं घोषित तौर पर, लेकिन उनको, उनके काम को लोगों ने पसंद किया है। तीसरा ये जिसका जिक्र निखिल पहले कह रहे थे कि ज़्यादातर प्रदेशों में ऐसा लग रहा है कि मुकाबला इस सर्वे के मुताबिक बायपोलर होगा क्या। रीजनल पार्टीज़ के लिए जिन प्रदेशों का जिक्र हमने अभी तक इस बातचीत में किया है, रीजनल पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, थोड़ा सा सेटबैक है। कोई और मेजर नहीं, जो रीजनल पार्टीज अपने इलाके की हैं, जैसे हरियाणा को छोड़ दे तो जेएमएम का तो अच्छा स्टेक है ही। झारखंड में आप जब अगर रीजनल पार्टी की बात करें तो एनसीपी भी रीजनल पार्टी है, शिवसेना भी नहीं, रीजनल पर पार्टी। महाराष्ट्र का जो आंकड़ा आया है वो कंपैरेटिवली बायपोलर है, मतलब पहले के मुकाबले उसकी बायपोलरिटी बढ़ी है। हाँ, ये बायपोलरिटी बढ़ी है। हाँ, लेकिन वो एकदम से क्लियरली हो जाएगा ऐसा? हाँ, नहीं बायपोलर नहीं है, बायपोलरिटी। चक्कर क्या हुआ ना, अब क्योंकि हम महाराष्ट्र का वो अभिनव एग्जांपल दे रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या हुआ था, सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 तारीख के बाद में जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे तो जो दोनों पार्टीज का स्प्लिट है वो गायब हो जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। और बीच बीच में इस तरह की बातें होती भी रहती हैं कि क्या भतीजे चाचा के पास जा रहे हैं, चाचा भतीजे के। अभी शरद पवार को आप देखिए, 1-2 दिन पहले की खबर है, उनको Z+ सिक्योरिटी हो गई है, ऑब्वियसली सेंटर ने दी है। तो इस तरह की खबरें वहाँ से खूब आती है। जिस कंसोलिडेशन का हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो अभी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हुआ नहीं है। क्या पता वो अभी एक और मैंडेट के बाद वो देखने को मिले कि जो दोनों स्प्लिट्स हैं वो 2 और 2 4 वाले नहीं है, वो अनस्टेबल स्प्लिट्स हैं। वो दोनों हिस्से जो हैं किसी एक पार्टी के, वो दोनों इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करेंगे, अभी भी किसी को नहीं लगता है। इसलिए थोड़ा मतलब मेरे लिए वो एक आश्चर्य की चीज़ थी कि जिस तरह एकनाथ शिंदे के परफॉर्मेंस को इस डेटा में लोगों के रिस्पांस में नज़र आ रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छे से रेट किया है। एकनाथ शिंदे को अच्छे से रेट किया है, हेमंत सोरेन और नायब सिंह सैनी को अच्छे से रेट नहीं किया। ये है। तो ये चीज़, कुछ चीज़ें, कुछ इस सर्वे के कुछ नतीजे कुछ लोगों को चौंका सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि ये सर्वे ही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। आपकी क्या राय है और आपके प्रदेश में मूड ऑफ द नेशन क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। देखते रहिए दिल ललन टॉप। निखिल और अभिनव और मुझे यानी कुलदीप को अनुमति दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते।